माली का राज, फरेब और दहशत की कहानी। मेरा नाम फारूक है। जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ तो मैं महज एक बच्चा था और मेरे वालिद मुझे इस आलीशान हवेली में ले आए जहाँ वो काम करते थे। मैंने 15 साल की उम्र में उनके साथ रहना और काम करना शुरू किया। इनके इंतकाल के बाद भी मैं यही रहा और हवेली का मुखलिस हेड माली बन गया। अब मेरे बाल चांदी की तरह सफ़ेद हो चुके हैं। मेरी 4 बेटियां और एक छोटा बेटा है और मेरा खानदान गांव में हमारे छोटे से घर में रहता है। मैं रोज सुबह 6 बजे हवेली पहुंच जाता था, बहुत पहले जब घर वाले बेदार होते थे, और शाम के बाद रुखसत होता था। बरसों तक हवेली मेरे लिए सिर्फ काम की जगह रही। फिर हालात बदलना शुरू हो गए। सुनसान दालानों में चीखें। चंद हफ्ते पहले मुझे अजीब चीखें और रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं अपने रोजाना के चक्रों के दौरान पूरी हवेली का मुआयना करता था। यह मामूल मुझे बेगम साहिबा ने दिया था, एक ऐसी खातून जो मेरी तवील खिदमत की वजह से मुझ पर बहुत भरोसा करती थी। एक दिन मैं सफाई के अमले को शाज़ व नादिर ही इस्तेमाल होने वाली ऊपरी मंजिल पर ले गया। जब बाकी लोग काम में लग गए तो मैंने इस इलाके का जायजा लिया। अचानक एक दरवाज़ा पूरी शिद्दत से बजने लगा। नौकर खौफ के मारे जिम गए। मुझे यहाँ से निकालो, अंदर से एक आवाज़ आई। इसके साथ दरवाजे पर जोरदार दस्तक हो रही थी। मेरी जिबिल्लत थी कि उसे खोलूं, लेकिन दरवाज़ा एक पुराने मजबूत कुफुल से बंद था। जब मैं इसे तोड़ने के बारे में सोच ही रहा था कि हवेली की मालिकन मलिका वहां आ गई। ये कैसा शोर है? यहाँ क्या हो रहा है? उन्होंने सख्ती से पूछा। खौफजदा नौकरों में से एक ने हकलाते हुए कहा, इस कमरे में भूत है। ये जोर से बज रहा था और हमने एक औरत की आवाज सुनी। मैंने मलिका के चेहरे को गौर से देखा। इनके बातनी सुकून के बावजूद मुझे घबराहट की एक लहर नजर आए। तुम सब जल्दी से नीचे जाओ, उन्होंने हुक्म दिया। अमला तेजी से भागा। फारूक, तुम बस खड़े क्यों हो? नीचे जाओ। मैंने सर हिलाया और वहां से निकल गया। वो मेरे बिल्कुल पीछे थी। खौफ का फैलता साया। इसके फौरन बाद गांव में अफवाह फैल गई, हवेली के ऊपरी हिस्से में भूतों ने डेरा डाल लिया है और किसी को भी इसके करीब नहीं जाना चाहिए। मैं खुद को इस पर यकीन करने के काबिल नहीं पाया, लेकिन मेरे पास अपने शकूक की तस्दीक का कोई रास्ता नहीं था, लिहाजा जिंदगी एक नाजुक मामूल पर वापस आ गई। एक दोपहर जब मैं नए पौधे लगाने में मसरूफ था, मैंने 2 नौकरों को आपस में बात करते सुना। क्या तुम्हें पता है, मैंने कल रात ऊपरी मंजिल से अजीब खौफनाक आवाजें सुनी थी। एक ने सरगोशी की। एक आदमी की खौफनाक आवाज जैसी। एक आदमी की आवाज, दूसरे ने हैरानी से जवाब दिया। लेकिन दूसरे दिन तो एक औरत की आवाज थी। बिल्कुल, मलिका ने कहा था कि भूत आ गए हैं तो कभी एक मर्द होता है, कभी एक औरत, पहले ने दलील दी। मैंने इस शानदार खामोश हवेली की तरफ देखा। मेरे अंदर एक सनसनी दौड़ गई। शायद ये अफवाहें सच थीं। गायब होने वाली दुल्हन। मलिका अपने नौकरों की बेटियों की शादी अमीर घरानों में कराने के लिए मशहूर थी। मेरी बीवी नाइमा अक्सर अपने शक का इजहार करती थी, एक अमीर मालिकन गरीब लड़कियों के लिए इतनी कोशिशें क्यों करेगी। मलिका इसे खैरात का अमल करार देती थी। हाल ही में गोहर नामी एक नौकर की बेटी की शादी एक अमीर खानदान में शान और शौकत से हुई। गोहर का शुक्रगुजारी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मलिका पर दुआओं की बारिश करता था। लेकिन चंद दिन बाद गोहर हवेली से गायब हो गया। नौकर हैरान थे। कुछ वक्त गुजरा, फिर हमें मालूम हुआ कि गोहर छपकर अपनी बेटी से मिलने गई थी। अगली बार जब गोहर को देखा गया तो वो बेहाल और खामोश थी। जब पूछा गया तो वो सिर्फ इतना कहती कि उसे अपनी बेटी की याद आ रही है। पता चला कि मलिका का एक सख्त उसूल था, शादी के बाद वालिदैन कभी भी अपनी बेटी से इसके ससुराल नहीं मिल सकते, वरना उनकी बेटी की शादी बर्बाद हो जाएगी। गोहर जुदाई बर्दाश्त न कर सकी, उसने उसूल तोड़ दिया। वो फिर कभी हवेली नहीं लौटी।
अब मलिका ने एक सख्त अहद पैमान कायम कर दिया था, जो नौकर उनके तमाम मुतालिबात पर राजी होगा, बशमूल अपनी शादीशुदा बेटी को कभी ना देखने के। उनके शादी के अखराजात मलिका उठाएंगी। कई लड़कियों की शादी हुई, लेकिन कुछ बापों ने उसूल तोड़ा और गायब हो गए, जबकि दूसरे खामोश अजियत में जिंदगी गुजारते रहे। सायादार वापसी। एक शाम मलिका का सबसे बड़ा बेटा जाकी बैरून मुल्क से आया हुआ था। मैं महंगे दरामदशुदा पौधे लगाने में मसरूफ था, जिसकी वजह से मुझे देर हो गई। जब मैंने काम खत्म किया तो मैंने मलिका को इत्तला देने का फैसला किया। चुनांचे घर जाने के बजाय मैं अंदर गया। उनका कमरा खाली था। जैसे ही मैं मुड़ने लगा, मैंने मलिका और जाकी को ऊपरी मंजिल से वापस आते देखा। वही मंजिल जिससे रिहायशियों समेत हर कोई अभूतों की वजह से दूर रहता था। वो वहां क्या कर रहे थे? क्या वो अपनी ही भूत कहानी से खौफजदा नहीं थे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो, फारूक? अभी तक घर नहीं गए? मलिका की आवाज ने मेरे ख्यालात तोड़े। मैं बस आपको ये बताने आया था कि पौधे लग गए हैं, मलिका। मैं अब जा रहा हूँ, मैंने जल्दी से वजाहत की, फिर तेजी से चला गया। एक बाप का सौदा। नाइमा ने जल्द ही हमारी सबसे बड़ी बेटी की शादी का जिक्र छेड़ दिया। मलिका से बात करो, उसने इल्तिजा की। हम चाहते हैं कि वो एक अच्छे घर में दुल्हन बने और खुशी से रहे। मैं खौफजदा था। वो उससे शादी तो करवा देंगी, लेकिन हम गरीब हैं। अगर हमने कभी मिलने की कोशिश की तो उसके शौहर का खानदान कभी एक गरीब ससुर को कबूल नहीं करेगा। मैंने टूटे हुए अहद को याद करते हुए कहा। नाइमा पुरज़्म थी, एक अच्छे घर में उसकी खुशी ही सबसे अहम है। हम उसकी अच्छी किस्मत के लिए वालिदैन की मोहब्बत की कुर्बानी देंगे। अगली सुबह मैंने मलिका से बात की। जैसा कि मुझे डर था, वो फौरन राजी हो गई। उसे कल हवेली भेज दो, मैं एक हफ्ते के अंदर उसकी शादी करवा दूंगी। लेकिन याद रखो, तुम्हें कभी भी इसके ससुराल नहीं जाना है, वरना इसे तलाक हो जाएगी। मैं घर लूटा। मेरी बीवी की खुशी मेरे बढ़ते हुए खौफ के साए तले थी। हवेली की गिरफ्त। अगले दिन मैं अपनी बेटी को हवेली लाया। माशाअल्लाह, ये खूबसूरत है, मलिका ने कहा। फिर उन्होंने मुझे हैरान कर दिया। इसे यहाँ छोड़ दो, तुम्हारी बेटी की शादी एक हफ्ते में है। मैं हैरान रह गया। उन्होंने पहले कभी शादी के दिन से पहले नौकर की बेटी को अपने पास नहीं रखा था। मलिका, हम तरजीह देंगे कि इसकी शादी हमारे घर से हो, ताकि हम उसे आखिरी बार रुखसत कर सकें। मैंने दरख्वास्त की, डरते हुए कि शायद मैं इसे फिर कभी ना देख पाऊं। वैसे भी तुम उसे फिर कभी नहीं देखोगे। तुम्हें शादी के बाद मिलने की इजाजत नहीं है, मलिका ने कहा। इनकी आंखें तेज थीं। उन्होंने इसरार किया कि मैं उसे वहीं छोड़ दूं। मुआहदा टूट जाने के खौफ से मैं हिचकिचाते हुए कबूल किया और अपनी बेटी को घर वापस ले गया, इस उम्मीद पर कि उसे शादी के दिन भेजूंगा। मेरी बेटी की शादी एक शानदार पुरतकल्लुफ तकरीब थी। जब मैं तकरीब में खुद को पेश किया तो मुझे सिर्फ उमालिक के तौर पर मुतारफ कराया गया। मेरा दिल दुख रहा था, लेकिन अपनी बेटी को अपने अमीर दूल्हा के साथ खुश देखना ही मेरा वाहिद तस्कीन थी। टूटने का मकाम। शादी के 2 दिन बाद नाइमा बेकरार थी। मुझे इसकी याद आती है, मुझे इसे देखना है। वो रो पड़ी। पागल हो गई हो, नाइमा? क्या तुम्हें मलिका की धमकी याद नहीं? हम उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। इस ख्याल को अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दो, मैंने गुस्से में कहा। मेरा अपना गम गुस्से के पीछे छुपा था। ये जुदाई एक जालिमाना अजियत थी। मैंने हवेली में लंबे घंटे गुजारे, अपने घर की खालीपन का सामना करने से कासिर था। मैंने देखा कि जाकी, जो मामूल से ज्यादा अरसे से यहाँ ठहरा हुआ था, अक्सर देर रात हवेली से निकलता और सिर्फ सुबह सवेरे वापस आता। एक दिन पौधों को पानी देते हुए मैंने एक चीख सुनी। मैं हवेली के ऊपरी हिस्से की तरफ भागा। मलिका एक हल्के से खिले दरवाजे के करीब एक नौकर को बेदर्दी से मार रही थी। मैं कमरे में भागा
और जो मैंने देखा इससे मेरे रगों में खून जिम गया। एक लाश। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये दरवाज़ा खोलने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मलिका चीख रही थी और इस शख्स को मारना जारी रखा। नौकर जमा हो गए, खौफजदा होकर देख रहे थे, लेकिन मुदाखलत करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जाकी तेजी से नमूदार हुआ, मलिका को रोका और उन्हें दूर ले गया। मैं सदमे की हालत में कमरे से बाहर निकला। जब मैं मलिका के कमरे के पास से गुजरा तो मैंने उनकी धीमी, जल्दी में होने वाली गुफ्तगू सुनी। मामा, आपको अपने आप को काबू करना होगा। अगर आप ऐसा करेंगी तो सबको पता चल जाएगा। लोग क्या सोचेंगे? अपने अमले के सामने उसे मारा। जाकी गुस्से से बोला, अगर सच बाहर आ गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें लाश की वजाहत के लिए एक झूठ करना होगा। मैंने इसे छुपाने के लिए इतनी मशक्कत की है। हमने इस एक राज की हिफाजत के लिए कितने ही लोगों को मारा है और कितने ही कैदी रखे हैं। आपको नौकर को नहीं मारना चाहिए था, जाकी ने जारी रखा। जो भी पता लगाता है हम उसे बंद कर देते हैं और मार डालते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि किसी को भी वहां ना भेजें। शायद भूतों की कहानी काफी अच्छा पर्दा नहीं था। मैं सुनता रहा, एक खौफनाक, बढ़ते हुए एहसास के साथ मफलूज हो गया। क्या राज? कत्ल और कैदी क्यों? पर्दा उठना। अगले दिन मलिका ने तमाम अमले को इकट्ठा किया। कल जो कुछ हुआ वो इन दीवारों से बाहर नहीं जाना चाहिए, उन्होंने ऐलान किया। कमरे में मौजूद लाश एक नया नौकर था। मैंने पुराने वाले को उससे तरबियत देने को कहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो एक खतरनाक कातिल है। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा और उसे बंद करवा दिया। वो हम में से किसी को भी कत्ल कर सकता था। अब अपने काम पर वापस जाओ। मुझे उन पर यकीन नहीं आया। मैंने जाकी को उनका राज, इनके कत्ल, इनके कैदियों को तस्लीम करते हुए सुना था। मैं इस अजियत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मेरी बेटी महफूज है या नहीं। इसकी शादी को 1 साल गुजर चुका था। मैंने एक भिखारी का भेष बदला और इस पते पर गया जो मलिका ने मुझे शादी के लिए दिया था। जो कुछ मैंने पाया वो तबाहकुन था। एक बंद खेती, खाली मैदान। वहां कोई घर नहीं था, दीवार भी नहीं। जब मैंने मकामी लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे पागल कहा। वहां कभी कोई घर नहीं रहा था। टूटे हुए मैं घर लूटा और नाइमा को सब कुछ बता दिया। हिस्टेरिया की हालत में रोते हुए उसने इसरार किया कि हम मलिका का सामना करें। हम हवेली भागे और मुतालबा किया कि उन्होंने हमारी बेटी के साथ क्या किया है। मलिका ने आखिरकार चौंका देने वाले सुकून के साथ हथियार डाल दिए। चूंकि तुम पहले ही आधा सच जान चुके हो, मैं तुम्हें बाकी बताती हूँ, उन्होंने कहा। तुम्हारी सबसे बड़ी बेटी खूबसूरत थी। मेरे बेटे को वो पसंद आई। जाहिरी शक्ल बरकरार रखने के लिए मैंने जाली शादी का इंतजाम किया, लेकिन मेरे बेटे ने उसे मान लिया। चुनांचे मैंने पैसा और असर और रसूख इस्तेमाल करके उसे इस शख्स से खरीद लिया जिससे इसकी शादी हुई थी, और अपने बेटे को दे दिया। नाइमा और मैं हैरत ज़दा खड़े रहे। फिर मलिका ने आखिरी कुचल देने वाला वार किया। वो अब 1 साल से मर चुकी है। झूठ का जाल। मैं गुस्से से गिर जा। तुम मेरी बेटी की कातिल हो। नाशुक्र ना बनूं, मलिका ने तंज किया। तुम्हारी बेटी खुशकिस्मत थी कि मेरे बेटे ने इसे चाहा, वरना हम इन लड़कियों को बरविक्री में भेज देते हैं। ये हमारा कारोबार है। शादियां एक ड्रामा है। हम उन्हें बेचते हैं और कीमत वसूल करते हैं। उन्होंने वजाहत की कि उन्होंने मेरी बेटी को इसके शौहर से वापस खरीदने के लिए दुगनी रकम अदा की थी, जो एक दलाल और बरविक्री का मालिक था जो सैकड़ों लड़कियों के साथ जाली शादियां करता था। इससे पहले कि नाइमा और मैं इस डरावने ख्वाब को पूरी तरह समझ पाते, जाकी अंदर भागा। मामा, आप उन्हें ये सब क्यों बता रही हैं? उन्हें बंद कर दो, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। इसने अपनी माँ को 1 साल पहले की एक और नौकर की बेटी याद दिलाई। वो नौकर अपनी बेटी के बारे में पूछता रहा,
तो अपने इसे सच बता दिया और फिर हमने उसे बंद कर दिया। वो कभी बाहर नहीं निकल सका और अंदर ही तड़प तड़प कर मर गया। मेरा वाहिद ख्याल मेरे बाकी बच्चों के लिए था। मैंने नाइमा को पकड़ा और भाग निकला, दूसरे नौकरों की तवज्जो हासिल करने के लिए। मदद, हमें बचाओ, चीखा। ये मंसूबा काम कर गया। नौकर हमारी तरफ दौड़े। मैंने पूरा सच चीख कर बता दिया, ये जाहिर किया कि उनकी अपनी बेटियों का भी यही अंजाम हुआ है। नौकर गम और गुस्से के आलम में फट पड़े। उन्होंने ऊपरी हिस्से में जबरदस्ती घुस गए और बहुत से कैदियों और कई लाशों को पाया। यह खबर आग की तरह फैल गई, पुलिस तक पहुंच गई। इंसाफ आखिरकार अपनी राह पर था। नाइमा और मैं पछतावे और दर्द की उम्र भर की सजा के साथ रह गए। इस दिन को हमेशा कोसते रहे जब हमारी बेटी की अच्छी किस्मत की ख्वाहिश ने इसे तबाही की तरफ धकेल दिया।